अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ उसका लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज 1.2 को हल करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये एक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें टोटली इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं। इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको प्रॉपर कोई हमने हल करना है, यानी उस तरह का कोई सवाल नहीं है। अलबत्ता इसमें वो कुछ प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल लिखता है और हमें उनके नेम यहाँ पे डिक्लेयर करने होते हैं कि हाँ ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें वो प्रॉपर्टीज़ समझना पड़ती हैं। अगर हमें वो प्रॉपर्टीज़ की समझ ही नहीं है, हमें उन प्रॉपर्टीज़ का पता ही नहीं है कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी का ये आंसर होता है या फ़लाँ प्रॉपर्टी ये वाला काम करती है, तो फिर तो हम यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने बड़ा तफसीलन ये प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ इस्तेमाल होना थी उन प्रॉपर्टीज़ को लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 के अंदर बड़ी तफसील के साथ उनको कवर किया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर नंबर 6 और 7 नहीं सुना तो फिर आपको इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट उनके नेम्स लिखता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, मैं समझा कर चलूँगा एग्जांपल। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो ये आपके सामने ऊपर लिंक भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी उस लेक्चर का लिंक है, प्लेलिस्ट में भी साथ है। आप पहले वो लेक्चर सुने। अगर आप पहले वो लेक्चर नहीं सुनेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है इस एक्सरसाइज को करना। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं वजाहत कर दूं कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखते वक्त फुल प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखूँगा, बल्कि जहाँ लफ्ज़ एडिटिव लिखना होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी मुझे लिखना है, तो एडिटिव की जगह मैं जमा IVE लगाऊँगा। जमा से ऐड हो गया और IVE यानी कि एडिटिव बन जाएगा। जहाँ मुझे मल्टीप्लिकेटिव लिखना होगा मैं ज़रब का निशान लगाकर IVE लिखूँगा। ज़रब से मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव आगे IVE उसको इफ बनाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। इसी तरह कम्यूटेटिव को मैं COMM लिख दिया करूँगा, इसका मतलब होगा कम्यूटेटिव है। और जहाँ एसोशिएटिव का जिक्र आएगा तो ASS लिख दूँगा, इसका मतलब है यहाँ मैं एसोशिएटिव ला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आपने सिंबल मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, तो आपने फिर उसी तरह इनको वजाहत से देख लेना है कि मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे भी पहले मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको वजाहत कर दूं कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं उन प्रॉपर्टीज़ में ये है कि बड़ी मशहूर प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। एक का नाम है कम्यूटेटिव है हमारे पास, ME में लिख रहा हूँ। उसमें सिर्फ होता ये था कि 2 नंबर होते थे तो हम उनकी पोजीशन चेंज कर देते थे। हम कहते थे पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 2 नंबरों की पोजीशन चेंज कर दी जाए और पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो हम कहते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव ला इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह एसोशिएटिव ला के बारे में ये बात हुई थी कि अगर इसमें 3 नंबर आते थे, जैसा कि 2 जमा 3 जमा 5, अगर इधर पहली 2 के दरमियान ब्रैकेट थी तो उधर भी नंबर वही होते हैं, अलबत्ता उधर आखिरी 2 के दरमियान ब्रैकेट होती थी। या अगर इन 2 को जमा करके बाद में उसको ऐड करें या पहले उन आखिरी वालों को ऐड कर लें और पहले वाला बाद में ऐड करें, जवाब दोनों सूरतों में सेम आता है। ये पिछले लेक्चर में हम इसकी वजाहत हम कर चुके हैं। वहाँ पे क्लोजर ला हमने पढ़ा था स्पेशली, जिसमें हमने कहा था कि 2 नंबर किसी सेट में से लिए जाएं तो उनकी जमा भी उसी सेट में मौजूद होती है। और उसके अलावा एक और अहम नुक्ता था, वहाँ पे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें हम कहते थे कि आपके पास कोई नंबर हो, उस नंबर में आप एक नंबर 0 को ऐड कर दें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब किसी नंबर में 0 ऐड करें और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो उस वक्त हम कहते थे कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को हमने कहा था जिसको किसी में भी ऐड करें तो सवाल चेंज ना हो। और फिर हमने एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी जिक्र किया था। उसका ये था कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते फिरें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, 7 का 7 ही आया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 वो नंबर है जिसको किसी से भी ज़रब दे तो वो चेंज नहीं होता, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी में भी ऐड करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। और फिर हमारे पास इनके इन्वर्स भी थे, आपको याद होगा एडिटिव इन्वर्स का मैंने वहाँ जिक्र किया था उन्हीं प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर में, बड़ी तफसील से वजाहत हुई वहाँ पे कि इन्वर्स वो होते हैं 2 नंबर जो आपस में जमा तफरीक होकर रिज़ल्ट 0 कर दें।
यानी अगर दो नंबर आपस में जमा या तफरीक हो रहे हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आंसर 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ये जमा तफरीक होकर काटने वाले हैं एक दूसरे को। इन्वर्स का मतलब होता है जो काट दे एक दूसरे को, उलट होता है। और इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वहाँ हमने पढ़ा था। ये वो दो नंबर होते हैं जो एक दूसरे से ज़रब खाने के बाद जवाब 1 देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे ले आते हैं। देखिए 7 और 1/7 को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँ, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो कुछ ये बातें थी जो हमने वहाँ की। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब। ज़रा अब आपने गौर से देखना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ की वजाहत करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला क्वेश्चन है 11 + 0 = 11। अब आप गौर करें उसने क्या किया, उसके पास एक नंबर था 11, उसमें उसने एक नंबर ऐड किया लेकिन सवाल चेंज ही नहीं हुआ, सेम का सेम 11 ही रहा है। तो जब किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करें और उसमें कोई तब्दीली ना आए तो वो तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। वो वाहिद नंबर 0 है जिसको किसी में जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसने 0 को जमा कर रखा है और फिर इसका नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैंने इसका नाम लिख रखा है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को ऐड करने से सवाल पे कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। अगले सवाल पे देखते हैं उसने क्या किया है। XYZ, उसके पास 3 नंबर हैं, इधर आखिरी 2 को पहले ज़रब देता है और इधर पहले 2 को पहले ज़रब देता है। तो 3 रकमों वाली जो रकमें होती हैं और पहली 2 ब्रैकेट या आखिरी 2 ब्रैकेट, ये तो एसोसिएटिव लॉ होता है। और चूँकि ज़रब के लिहाज से है तो मैं यहाँ लिखूँगा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ वाले पिछला 6 और 7 लेक्चर पढ़ रखा है तो आपके लिए कुछ नहीं है। मैंने यहाँ रिवाइज़ दोबारा भी कर दिया नॉर्मली, लेकिन वहाँ तफसीलन बयान हुआ है। अब देखें 2 नंबर हैं, दोनों जब आपस में मिलते हैं जवाब 0 आता है। 2 नंबर जब आपस में जमा हो और जवाब 0 आए, इसका मतलब वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तभी तो जवाब 0 आ रहा है। उसको इन्वर्स कहते हैं। इसका मतलब ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, ये एडिटिव इन्वर्स है। अगला क्या है 14 + 20। उसने आगे क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी है, इसको 20 × 14 कर दिया। हमने पढ़ा कि जब 2 नंबरों की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, और चूँकि एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ देखें 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं, कहता है ये रियल में जाते हैं, मतलब उसने 2 नंबर रियल लाइन में से लिए, कहता है उनकी ज़रब भी रियल लाइन में है। तो जब 2 नंबरों को लेकर उनकी ज़रब भी उसी सेट में चली जाए तो इसको तो क्लोजर कहते थे। पहली प्रॉपर्टी हमने बड़ी वजाहत से की थी कि जब 2 नंबर आपस में ज़रब हों या जमा हों और जवाब उसी सेट में चला जाए तो उसको क्लोजर लॉ कहते हैं। चूँकि ज़रब है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने कह देना। अब देखें 2 नंबर हैं, ज़रब होकर 1 कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। जब 2 नंबर ज़रब में एक दूसरे को काट दें तो वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इन्वर्स हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ देखें 1 नंबर को किसी नंबर से ज़रब दी जा रही है लेकिन जवाब में फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो 22 का 22 ही रहा है। जब किसी नंबर को किसी नंबर से ज़रब करें और वो उसमें कोई चेंजिंग ना आए तो फिर वो आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 1 से ज़रब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसने यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। अब फिर देखें 2 नंबर हैं, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, जवाब 1 आया। जब 2 नंबर काट देते हैं एक दूसरे को 6/10 और 10/6, इन दोनों ने काट दिया एक दूसरे को, जवाब 1, तो ये तो फिर मुखालिफ यानी इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका जवाब, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाएं, ये फिर वही ऊपर वाली। देखें 3 नंबर हैं, इधर पहली 2 की ब्रैकेट है, उधर आखिरी 2 की ब्रैकेट है। 3 नंबर हमेशा एसोसिएटिव लॉ होता है, जमा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देंगे। आगे चलते हैं, फिर 3 नंबर है हमारे पास और इन 3 नंबरों में हम देखते हैं कि इधर भी आखिरी 2 के दरम्यान ब्रैकेट है, पहली 2 के दरम्यान ब्रैकेट है। तो मतलब 2 पहले, आखिरी 2 पहले कर लिए, उधर पहले 2 बाद में कर लिए, पहले कर लिए। तो मतलब ये है कि जवाब दोनों तरफ का सेम आने वाला है। बेशक आखिरी 2 पहले कर लें, पहला बाद में जमा करें, या पहले 2 पहले जमा कर लें और आखिरी बाद में जमा करें। तो इसका मतलब ये एक बार फिर एसोसिएटिव लॉ है, अंदर जमा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे इसको। यहाँ पे देखें 1 नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से ज़रब देने से कोई तब्दीली नहीं आती, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। जब किसी नंबर को किसी से ज़रब दें और उसमें कोई चेंजिंग ना आए, 89 का 89 ही रहा है, तो उसको तो आइडेंटिटी कहते हैं और वो ज़रब वाली आइडेंटिटी होती है। अब देखें ज़रा 12 46, 46 12, पोजीशन चेंज हो गई है। जब पोजीशन चेंज हो जाए 2 नंबरों की तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो ये ज़रब थी, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। आप अगला सवाल देखें ज़रा, अगले सवाल में क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर है, उसमें 0 को ऐड किया, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 27 × 0 वो 27 ही रहा।
तो अब क्या हुआ है, अब उसने एक ऐसा नंबर ऐड किया जो उसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहा है। इसका मतलब वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 ही ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी ऐड करते फिरें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 नंबर हैं x y, उधर देखते हैं वो y x हो जाता है। यानी उसने जस्ट इतना काम किया कि उनकी पोजीशन बदल दी है। जब 2 नंबरों की पोजीशन बदल दी जाए तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। हम बारहा पढ़ चुके हैं, और चूँकि ज़रब के लिहाज से पोजीशन बदली है तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ 2 नंबर हैं, एक दूसरे को कैंसिल करके जवाब 0 दे रहे हैं। जब भी 2 नंबर एक दूसरे को कैंसिल करें और आंसर 0 दें या 1 दें, वो इन्वर्स होता है। 0 दे रहे हैं तो एडिटिव इन्वर्स है, और अगर वो नंबर एक दूसरे को कैंसिल करके 1 दे रहे हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेक्चर अगर आपने वहाँ सुना हुआ है तो ये आपने सिंपली फ़ौरन आपने लिख देनी है। इनके जस्ट आपने नाम लिखते जाना है। क्वेश्चन लिखा और आगे प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, बस कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब आपसे वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है ज़रा ये एक नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो बताइए कि इनका इन्वर्स क्या आता है। यानी अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब है वो वाला नंबर लाना है जिसको इसमें जमा करूं जवाब 0 हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है वो वाला नंबर लाना है जिसको इससे ज़रब करूं जवाब 1 है। अब देखें ये जमा का 15 है, तो जमा के 15 के साथ अगर मैं माइनस का 15 लगाऊंगा तो जवाब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -15 है, क्योंकि -15 और 15 0 करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मुझे इस 15 के साथ एक ऐसा नंबर लाना है जो इसको काट कर 1 कर दे। तो काटने के लिए मुझे ये 15 नीचे लेकर 1/15 से ज़रब देना होगी। 15 को 1/15 से ज़रब दूँ, ये देखो दोनों कट जाएंगे, जवाब 1 आएगा। तो ज़रब वाला जो इन्वर्स होता है वो उल्टा होता है हमेशा। इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/15 है। तो इन्वर्स निकालना बड़ा आसान होता है। एडिटिव इन्वर्स हमेशा आप अलामत चेंज कर दें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है उस रकम को बटे के नीचे ले जाएं ताकि वो कट जाएगा। अब देखें ये -27 है, इसका एडिटिव इन्वर्स जमा 27 होगा, क्योंकि -27 जमा 27 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मैं बताता हूँ, 1/-27 होगा। देखें इसी को मैंने बटे के नीचे लिखा, क्यों? क्योंकि माइनस के 27 को जब मैं 1/-27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, जवाब 1 आएगा। तो बस इसका मतलब हमें पता चल गया कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब है जस्ट अलामत चेंज करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है उल्टा दें। 7/9 है, इसका जमा वाला जो इन्वर्स है वो -7/9 आएगा, क्योंकि 7/9 -7/9 0। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो 7/9 का 9/7 बनेगा। इधर मिसाल फिर देख लें बेशक, क्योंकि 7/9 है ना, मैंने इसका इन्वर्स लिखा है 9/7, क्योंकि 9/7 से ज़रब दूंगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 आया। अब मेरे पास -9/16 है, तो इसका सेम उसी तरह जो एडिटिव इन्वर्स बनेगा वो जमा 9/16 बनेगा, क्योंकि 9/16 माइनस का जमा का 9/16 कट गए 0। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा इसी अलामत के साथ, -16/9। अब मल्टीप्लिकेटिव में आपने अलामत नहीं चेंज करना होती, क्योंकि माइनस से माइनस काटना है। अगर आप यहाँ जमा लगाओगे तो फिर वो जवाब -1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब -20/23 है, एडिटिव इन्वर्स तो बनेगा जमा का 20/23, क्योंकि -20/23 जमा 20/23 0। और अगर मल्टीप्लिकेटिव करना तो उलट करना पड़ेगा, -23/20 करना पड़ेगा मुझे इसका। 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 होता है, 1 - 1 0 हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का 1 ही होता है, क्योंकि देखें 1 को 1 से ज़रब करें जवाब 1 नहीं आता है, तो हमें तो काट का जवाब 1 चाहिए होता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है -2/3, इसका एडिटिव इन्वर्स बनेगा जमा 2/3, क्योंकि -2/3 और जमा 2/3 दोनों एक दूसरे को काट कर 0 कर देंगे। अलबत्ता मल्टीप्लिकेटिव में मुझे इसी रकम को उल्टा देना है, ये 3/2 हो जाएगा। 7/2 का एडिटिव इन्वर्स लेना है, ये जमा का है तो -7/2 बनेगा। ये पट्टी एडिटिव इन्वर्स की चल रही है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की चल रही है। इसका उलट बनाना है ज़रब वाला, तो वो 2/7 करना होगा। 7/2 ज़रब 2/7 दोनों एक दूसरे को काट कर 1 कर देंगे। यानी वो वाला नंबर ले आना था जो एक दूसरे को काट कर एडिटिव में 0 कर दें और मल्टीप्लिकेटिव में 1 कर दें। 2 सवाल इसके और हैं, 9th-10th पार्ट, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। -7 का एडिटिव इन्वर्स जमा 7 बनेगा, अलबत्ता मल्टीप्लिकेटिव 1/-7 बनेगा, उल्टा देना है इसको। 12 का एडिटिव इन्वर्स -12 बनेगा और मल्टीप्लिकेटिव 1/12 बनेगा। हमारा एक क्वेश्चन बाकी रह गया, हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में उसको हल करके कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में उसको वाइंड अप कर दें।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ भी हमसे यही पूछा गया कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ यूज्ड, यानी ये कुछ 8 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की और हमसे कह रहा है कि आप सिर्फ इनका नाम बताइए कि आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर रखी हैं। ये हमने जो लेक्चर नंबर स्पेशली 7 किया था ना, ये वो वाला है, लेक्चर नंबर 7 इसमें सारा इस्तेमाल हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक पॉइंट मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि नंबर लाइन हमने सीखी हुई है पहले 1.1 के अंदर, जिसमें हम देखते थे कि 0 से दाएं साइड पे प्लस वाले नंबर होते थे, बाएं साइड पे माइनस वाले नंबर होते थे। कोई भी नंबर जिसको लेस देन 0 कहते थे वो मनफी में होता था क्योंकि 0 से पीछे माइनस होती है, और कोई भी नंबर जिसको ग्रेटर देन 0 कहते थे इसका मतलब वो जमा वाला होता था। 0 से अगले नंबर जमा के हैं, 0 से पिछले नंबर माइनस के हैं। इनको लेस देन 0 कहते हैं, इनको ग्रेटर देन 0 कहते हैं, यानी अपनी तरफ 2 पॉइंट लगाते होते हैं। इससे पता चलता है कि ये जमा का नंबर है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसने क्या लिख रखा है, गौर करें। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, कहता है x इज़ लेस देन y, x y से छोटा है, या x y से बड़ा है, या x y के बराबर है। इसका मतलब वो आपको 3 प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, 3 पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है। कहता है या तो 2 नंबर में से एक दूसरे से छोटा है, या दूसरा पहले वाले से छोटा है, या दोनों बराबर हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि 3 पॉसिबिलिटीज़ 2 नंबरों का होना, इसको ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी का नाम दिया था हमने, 3 प्रॉपर्टीज़ वाला, 3 पॉसिबिलिटी वाला। तो आपने सीधा सा लिख देना ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने कहा है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें आ ज़रा, उसने कहा कि a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। चलें ये बात हमने मान ली। कहता है इसका मतलब ये है कि a को c पे तकसीम करूं, ये पहले वाले को भी c पे तकसीम कर दूं, दूसरे को भी c पे तकसीम कर दूं, यानी दोनों नंबरों को उसने किसी नंबर पे तकसीम कर दिया। तो कहता है पहले तो ये बड़ा था, तकसीम करने के बाद ये छोटा हो गया। तो किया तो उसने तकसीम है, लेकिन नंबर किस पे तकसीम किया, c लेस देन 0। इसका मतलब उसने माइनस वाले नंबर पे तकसीम किया, क्योंकि लेस देन 0 माइनस होता है। और हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये वाकई दुरुस्त बात है। वहाँ मिसालों से वजाहत की थी कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो लेकिन उसको किसी मनफी वाले नंबर पे तकसीम कर दिया जाए तो वो छोटा हो जाता है। तो इस सवाल में वो असल में तकसीम कर रहा है, तो आपने कहना है ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, वो तकसीम कर रहा है। इसमें आए, इसमें क्या करता है, a b से बड़ा था। चलें सही, आगे करता क्या है हम देखते हैं कि a उसी तरह मौजूद है, b उसी तरह मौजूद है, लेकिन वो a में से कोई नंबर तफरीक कर देता है। a इधर से भी कोई तफरीक कर दिया, इधर से भी कोई तफरीक कर दिया, यानी हमारे जो असल नंबर मौजूद थे उनमें से वो कोई एक नंबर तफरीक कर रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, यानी वो तफरीक कर रहा है। तो आपने कह देना ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। अब ये मिसाल है गिनती वाली, कहता है 5 बड़ा है 2 से। अब कहता है 5 को भी एक नंबर से ज़रब दे देता हूँ, 2 को भी एक नंबर से ज़रब देता हूँ, सेम नंबर से ज़रब देना, मसलन 6 से ज़रब देता है, तो ये 5 6 30 हो जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा। तो कहता है अगर 5 2 से बड़ा था लेकिन किसी नंबर से ज़रब देने के बाद ये वाला नंबर छोटा हो जाता है उससे, तो ज़रब किससे दिया उसने, माइनस वाला, c लेस देन 0 मनफी वाला। बिल्कुल हमने पढ़ा था वहाँ पे, अगर मनफी वाले नंबर से ज़रब देंगे तो अगर जो नंबर पहले बड़ा होता है वो बाद में छोटा हो जाता है। तो खैर हमारा मकसद था प्रॉपर्टी को जानना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है। असल में वो ज़रब कर रहा है, 5 और 5 से 2 बड़ा था, उसने दोनों जानब c से मल्टीप्लाई किया है। अगर दोनों जानब एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर भी मनफी वाला, तो आपने यहाँ कहना है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ c लेस देन 0, जब c छोटा होगा 0 से। तो यानी मेन मकसद ये था, सिर्फ देखना था यहाँ काम कौन सा हुआ, तो यहाँ ज़रब का काम हुआ, तो आपने कहा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें ये एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी थी ट्राइकोटमी के साथ। एक नंबर दूसरे से बड़ा था, दूसरा आगे तीसरे से बड़ा था। वहाँ हमने बड़ी तफसील से देखा कि 7 z से बड़ा है, z 5 से बड़ा है, इसका मतलब फिर 7 5 से भी बड़ा है। तो ये ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी थी जिसको हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था, कि ट्रांजिशन हो रही थी, एक दूसरे से बड़ा है वो अगले से बड़ा है, इसका मतलब पहले वाला उस आखिरी वाले से बड़ा है। फिर कहता है 10 इज़ लेस देन 15। अब फिर क्या कर रहा है, दोनों जानिब एक नंबर से ज़रब दे रहा है, वही 10 15 हैं लेकिन c से ज़रब दे रहा है। अगर ज़रब दे रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी ज़रब कर रहा है, जस्ट उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे ज़रब हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मनफी वाले नंबर से ज़रब हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x छोटा है y से। इधर देखे क्या किया उसने, दिस इम्प्लाइज का मतलब है x में से और y में से दोनों तरफ उसने एक नंबर से तफरीक कर दिया w से। पहले x लेस देन y था, अब दोनों तरफ w तफरीक हो गया, इसका मतलब वो तफरीक का काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। आपने कहना ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। आखिरी क्वेश्चन देखें ज़रा, x लेस देन z।
तो इस इम्प्लाइज इसका मतलब ये है, अब एक्स और जेड था ना, वो दोनों जानिब एक नंबर एल है उससे तकसीम कर रहा है, तो मतलब ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, क्योंकि तकसीम होगा तो डिवीजन प्रॉपर्टी, तफरीक होगा तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ज़रब होगा तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अलबत्ता वो 7 बड़ा था जेड से, जेड 5 से, तो ये ट्रांजिटिव था। यहाँ भी ज़रब हो रहा था मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ तफरीक हो रहा था सब्ट्रैक्टिव, यहाँ तकसीम हो रहा था डिवीजन प्रॉपर्टी, और ये शुरू वाली 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई गई थी। इसका नाम था ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इनको समझने के लिए जो असल काम हमें करना पड़ रहा है वो ये है कि हमें ख़ास तौर पे पिछले 2 लेक्चर सुनने हैं, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। आपने नहीं सुने, आप पहले वो सुने और फिर इस एक्सरसाइज को आकर दोबारा सुने, आपको बिल्कुल ये हर लिहाज से क्लियर हो जाएगी, आपकी कोई तशनगी नहीं रहेगी इसमें शक में। लेकिन आपने सुनना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, बहुत काम आती है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को मैं फिर कहूँगा, आप प्रॉपर्टीज़ सुने और फिर इसको हल करें, इसको एटलीस्ट 2 बार सुन के क्लियर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।